जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ का मॉक टेस्ट। और ये जीके का मॉक टेस्ट है सीआरपीएफ के लिए। दोस्तों आपका जो सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आने हैं 25 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपको जीके भी मिलेगा, उसमें रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। हो सकता है कि आपको तर्क शक्ति भी पहचान करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है कि जीके के अलावा कुछ भी आ सकता है उसमें। तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे दोस्तों, 25 क्वेश्चन हिंदी के, और 25 क्वेश्चन दोस्तों मैथ आएगा आपका, और 25 क्वेश्चन दोस्तों उसमें रीजनिंग होगी। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ठीक है। ये हिंदी जो है ये ऑब्लिक में है, आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आप इसको सिलेक्ट करें वो आपको करना पड़ेगा। तो ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और इसके लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुरूप आपको और सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, आप मैथ पे फोकस कीजिएगा। दोस्तों मैथ के लिए मैं आपको टॉपिक बताऊं, सीआरपीएफ के लिए जो आपको टॉपिक कवर करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट परसेंटेज आपको कवर करनी है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। इसके बाद में जो अनुपात समानुपात रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, अनुपात समानुपात। उसके बाद में आपको औसत, ये चैप्टर तैयार करना, औसत का क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। और एक साझेदारी पार्टनरशिप, जो व्यापार शुरू करने वाली कंडीशन आती हैं आपकी, वो सब चीज़ें। तो ये, और आपका नंबर सिस्टम तो आपको कवर होना चाहिए, पूरा नंबर सिस्टम, और साथ साथ आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज, अनुपात, औसत, साझेदारी, एक चैप्टर आपका आयु वाला, आयु संबंधी जो प्रश्न आते हैं, ये 5-6 टॉपिक तो आप कवर बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं 4-5 चैप्टरों से दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है इसमें आपके 25 क्वेश्चन है जीके के, और ये जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों ये 26 से लेके शुरू है और 26 से लेके 50 तक इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों? पहला क्वेश्चन, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि समुद्र का पानी जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, समुद्र का पानी खारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समुद्र का पानी खारा होता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों हम बात करें समुद्र के बारे में, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमने रफली मान लिया, नीला ग्रह है पृथ्वी। तो पृथ्वी का लगभग 70 से 71% भाग जो है ये आपका क्या है, ये दोस्तों ये जल से डूबा हुआ है। मतलब पृथ्वी के 71% भाग जो है वो जल से आच्छादित है। बाकी इस 71% भाग का जो आपको 97% भाग मिलेगा जल का, वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग मिलेगा आपका महासागरों में, महासागरों में दिखाई देता है। ये बिल्कुल आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 97% महासागरों में मिलता है। साथ साथ ये आपका पीने योग्य पानी नहीं होता क्योंकि खारा होता है। बाकी 3%, मतलब 3% जो मिला आपको, लगभग 3% होता है, ये पीने योग्य होता है। ये हिमालयों में भूमिगत जल के रूप में, झीलों में, नदियों के अंतर्गत पाया जाता है। तो 3% जल जो होता है ये पीने योग्य है आपका, और बाकी 97% आपका महासागरों में मिलेगा जो पीने योग्य नहीं होता। क्लियर दोस्तों? दोस्तों हम बात करें समुद्र के बारे में, अगर आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन कभी आए, देखो ये मैं एक रफली भारत का मैप बना के देखते हैं। तो ये आप भारत मान लीजिए, रफली एक भारत का मैप है, ज़्यादा ये मत कहना कि कैसे बनाया, ये भारत का मैप मान लिया, ठीक है। दोस्तों भारत की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से जो जलीय सीमा, मतलब ये वाला क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत की समुद्री सीमा, जो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, इसकी लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आप इसमें लक्षद्वीप के टापू भी शामिल कर लें, साथ साथ अंडमान निकोबार भी शामिल कर लें, तो ये जो समुद्री सीमा बनेगी भारत की, बनेगी 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर ये भारत की समुद्री सीमा बन जाएगी। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई वह है 7516.6 किलोमीटर और मुख्य भूमि की 6116 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस शहर में है, तो गोवा में भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन संख्या 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खारा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर
को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ मांगे गए। अच्छा, 500 करोड़ की राशि मांगी गई थी। दोस्तों, कौन सा अभिनेता है जिसने एक बिहार के यूट्यूबर पर आरोप लगाए थे? तो दोस्तों वो अभिनेता थे आपके अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों, अक्षय कुमार पर आरोप लगे थे सुशांत सिंह की मौत के बारे में, बेबुनियाद आरोप थे, तो अक्षय कुमार ने मानहानि के चलते 500 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छा दोस्तों, बिहार का ना हम बात करें बिहार से, तो बिहार के एक अभिनेता है, मैं बता देता हूँ, इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, और बिहार के उस अभिनेता का नाम है सोनू सूद। सोनू सूद, और इसकी आत्मकथा भी बड़ी न्यूज़ में रहती है आजकल। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि आई एम नो मसीहा, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, आई एम नो मसीहा ये आत्मकथा है सोनू सूद की। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। सोनू सूद बिहार के हैं और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अभिनय के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो सोनू सूद आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया? दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। ये आप याद रखिएगा, भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया। कैसे मिलेगा भारत रत्न? दोस्तों, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साथ साथ जो सामाजिक सेवा है, विज्ञान का क्षेत्र है, उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई और 1954 में 3 लोगों को मिला। दोस्तों, एक चीज़ तो आप याद रखिएगा कि भारत रत्न में कोई भी राशि नहीं मिलती, ठीक है, एक मेडल आपको दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा, क्लियर। और साथ साथ आपको याद रखना है कि 3 लोगों को मिला था सबसे पहली बार। दोस्तों, इनमें से एक थे आपके राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, एक थे आपके सीवी रमन को दिया गया था, जो हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत रत्न कितने लोगों को एक साथ मिलेगा? तो वो मिलता है आपका 3 लोगों को, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहली बार 1954 में 3 लोगों को मिला था, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि भारत के नागरिक पुरस्कार कौन कौन से हैं, दोस्तों, तो भारत के 4 नागरिक पुरस्कार हैं, चारों आपको याद रखने हैं। एक तो भारत रत्न, ये तो सबको याद होता है, भारत रत्न के बाद भारत में पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भी नागरिकता से संबंधित होते हैं, पद्म विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो दोस्तों, ये 4 अवार्ड भारत में नागरिकता के लिए दिए जाते हैं। भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं वो आपके ही हैं, सबसे उत्कृष्ट भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो चारों को इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 1963। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया था? 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था, और 1963 में भारत में एक राज्य बना था जिसका नाम था नागालैंड। तो नागालैंड राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया है? दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है 2020 में? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में जो है ये जन्म के समय लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा है, तो आपका सही जवाब है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये भी आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019। मैं लद्दाख के बारे में बात करूं दोस्तों, लद्दाख के उत्तर में कराकोरम रेंज आती है, ये लद्दाख है ना, तो इसके उत्तर में आपकी कराकोरम रेंज, और नीचे आती है जांस्कर श्रेणी। तो लद्दाख कराकोरम और जांस्कर के बीच का भाग है, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है, तो इसको हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। कराकोरम और ये जांस्कर के बीच है। दोस्तों, लद्दाख की राजधानी क्या है? दोस्तों, लद्दाख की राजधानी है आपकी लेह।
लद्दाख की राजधानी लेह है और लेह कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों लद्दाख में ना एक त्यौहार आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि लोसार, लद्दाख का एक नया साल त्यौहार होता है, ये कितने दिन तक मनाया जाता है? दोस्तों लद्दाख में लोसार त्यौहार 15 दिन तक होता है और नए साल के रूप में ही मनाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। एक त्यौहार आपसे और पूछेगा लद्दाख का, हेमिस। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव की जयंती होती है, हेमिस उत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। हेमिस नेशनल पार्क भी आपका लद्दाख में ही, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी आए कि जो लद्दाख है इसका उपनाम क्या है? दोस्तों लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में खापाचान किसे कहा गया है, तो लद्दाख में खापाचान कहा जाता है। और लद्दाख में हैनले एक गांव है, हैनले में भारत का पहला डार्क सेंचुरी बना है, डार्क स्काई सेंचुरी, ये भी आप याद रखिएगा कि भारत की पहली डार्क स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनी है? तो हैनले गांव में बनी है, लद्दाख में। क्लियर। लद्दाख का एक डांस याद रखिएगा, वो डांस है आपका चाम। चाम कहाँ का नृत्य है? तो लद्दाख का नृत्य है, ठीक है दोस्तों। केरल लिखा गया, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि केरल का नया साल क्या है? विशु। केरल का नया साल विशु है, ये आप याद रखना, बहुत आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और मकर बिलक्कू त्यौहार पूछेगा आपसे कि मकर बिलक्कू कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का ही त्यौहार है मकर बिलक्कू। ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है केरल में, तो ये ओणम भी आपका त्यौहार है केरल का, ठीक है। एक त्रिशूर पूरम होता है, वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। केरल के अंदर 2-3 डांस याद रखिएगा, जैसे थय्यम, थय्यम बहुत इंपॉर्टेंट डांस है केरल का। थुलाल बहुत आता है एग्जाम में, थुलाल। उसके बाद में आपका अलिल्ला कराड़ी बहुत आता है एग्जाम में, अलिल्ला कराड़ी, अलिल्ला कराड़ी ये भी केरल का डांस है। तो थय्यम है, थुलाल है, अलिल्ला कराड़ी है। बाकी किसी भी डांस में अगर कली शब्द मिले तो समझ जाना वो कहाँ का है दोस्तों, वो केरल का डांस है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं वो केरल में होते हैं, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर केरल में होती है। केरल में एक शहर है आपका कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश लिखा गया, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पहले सूरज भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के 2-3 डांस आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक डांस है आपका बुइया, बुइया बहुत आता है एग्जाम में। बुइया डांस कहाँ का है? अरुणाचल का। बांचो, बांचो कहाँ का डांस है? अरुणाचल का। और अजीलामू कहाँ का डांस है दोस्तों? अजीलामू भी डांस आपका कहाँ का है? अजीलामू डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश का डांस है, अजीलामू, अजीलामू। रीखम पाड़ा बहुत आता है एग्जाम में, रीखम पाड़ा, तो ये भी आप याद रखिएगा, रीखम पाड़ा डांस है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो ये 5-6 डांस हैं यहाँ के, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक आपका डांस है एक डांस आपका और भी आपको याद रखना है, वो है आपका पोपिर। पोपिर भी अरुणाचल प्रदेश का डांस है, ये भी आप याद रखिएगा, पोपिर। क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है? हाँ, आपको याद रखना है, भारत में एक है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? नामदफा टाइगर रिजर्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। और आपको याद रखना है मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। और नामदफा है, पक्के पागा जो टाइगर रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपका है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा बौद्ध मठ कहाँ पर है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा बौद्ध मठ है तवांग, तवांग बौद्ध मठ, और ये कहाँ पर आपका? तवांग बौद्ध मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है। और त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा बना था, 21 जनवरी 1972 को। दोस्तों त्रिपुरा का एक त्यौहार आप याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा ये पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि खर्ची पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो त्रिपुरा का त्यौहार है, उसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, 7 दिन तक होता है त्रिपुरा में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और त्रिपुरा जो है ना, इसका एक डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डांस है दोस्तों आपका होजागिरी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि होजागिरी कहाँ का डांस है, तो त्रिपुरा का डांस है होजागिरी, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, होजागिरी डांस कहाँ का है? त्रिपुरा का। क्लियर। तो ये सारे बिंदु आप याद रखें। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में राज्य हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 8, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, आप याद रखिएगा। क्लियर। ये एस है आपका, स्टेट, एस मतलब स्टेट। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कि जन्म के समय लिंग अनुपात 2020 में कहाँ पर है? तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा था, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन संख्या 30, क्या कहा गया है? ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्यूशन, मतलब जिसको ओआरएस बोलते हैं, ओआरएस की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है। मतलब ओआरएस की आवश्यकता कब पड़ेगी दोस्तों? जब आपको डायरिया हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए हम इसकी आवश्यकता पड़ती है। पानी की कमी होने पर ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, दस्त या डायरिया होने पर ओआरएस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया आपका त्वचा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी त्वचा का रंग किसके कारण काला होता है या गोरा होता है? तो हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, हमारी त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट होता है मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट हमारी त्वचा को कलर देता है। क्लियर? अगर इन केस मेलानिन की मात्रा बढ़ जाए तो व्यक्ति काला हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा बढ़ी, मेलानिन बढ़ा तो व्यक्ति काला हो जाएगा। मेलानिन की मात्रा घटी तो व्यक्ति गोरा हो जाता है। लेकिन मेलानिन बिल्कुल शून्य हो जाए तो आप कवरेपन के शिकार हो सकते हैं, जिसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारी त्वचा जो होती है इसमें रफीनी रिसेप्टर पाए जाते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि मानव शरीर के कौन से अंग में रफीनी रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो दोस्तों रफीनी रिसेप्टर हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। और इन रिसेप्टर का काम क्या है? ये हमारी त्वचा में ठंडे गर्म का एहसास कराते हैं, दर्द का अनुभव कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो रफीनी रिसेप्टर किस में होते हैं? त्वचा में। क्लियर? हमारी त्वचा की कितनी परतें होती हैं दोस्तों? वैसे 5 परतें होती हैं टोटल बताऊं तो आपको, लेकिन सबसे ऊपरी परत ही आपसे पूछेगा तो वो आपकी एपिडर्मिस। तो कभी क्वेश्चन आए कि मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या है? एपिडर्मिस होती है। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आंख। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? दोस्तों, मानव की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। क्या समझे? 576 मेगापिक्सल की आंख होती है मानव की। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मानव की आंख है ना, मानव की आंख में रेटिना होता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और रियल होता है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों कि केंचुए की कितनी आंख होती हैं? केंचुए की कितनी आंख होती हैं और मधुमक्खी की कितनी आंख होती हैं? चलो, मधुमक्खी की आंख तो मैं बता देता हूँ कि मधुमक्खी की कितनी आंख होती हैं? 5। मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? 5 आंखें होती हैं। लेकिन आपको बताना है केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्लियर? चलिए, तो ओरल या ओआरएस की जो जरूरत पड़ेगी वो डायरिया में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? दोस्तों, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? 31 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखो, सन 1740 में अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब थे, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो बंगाल की गद्दी थी उस पर कौन बैठता? तो अलीवर्दी खां के बाद मोहम्मद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। क्लियर? अब मोहम्मद सिराजुद्दौला जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें वो उसकी हार हुई, और हार होने के बाद में सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा दिया गया। और उसके बाद में जो गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा वो बैठा मीर जाफ़र मीर जाफ़र। लेकिन आपसे पूछा गया कि सन 1726 में जो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था वो किसके बाद बैठा था? तो दोस्तों, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। अलीवर्दी खान इसके नाना थे, तो अपनी नाना की मृत्यु के बाद जो था वो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। क्लियर दोस्तों? तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेट स्कीम, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सेवा क्षेत्र स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसमें सरकार सब्सिडी देती है, जिसका उद्देश्य है कि पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को या जो गैर कृषि काम में लगे हुए लोग हैं उनको अपने रोजगार के लिए पैसा देना। तो भारत सरकार इसमें लोन देती है, और इसमें जो लोन दिया जाता है, ठीक है, वो आप याद रखना 25 लाख रुपए, और सेवा या व्यवसाय के क्षेत्र में 10 लाख रुपए। अधिकतम लागत 25 लाख तथा सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें योग दिवस के
संस्करण के रूप में थीम क्या लॉन्च की है। मतलब है दोस्तों कि 2022 का जो योग दिवस था ये 8वां योग दिवस है। इसके लिए थीम क्या थी? तो दोस्तों योग दिवस की थीम रखी गई है आपकी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम रखी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं बात करूं योग के बारे में, योग दिवस कब होता है? हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। तो योग दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2015 से हुई है। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। और योग दर्शन किसने लिखा है दोस्तों? योग दर्शन लिखा है ऋषि पतंजलि ने। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी किताब है और इनकी किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर। ये बहुत आती है एग्जाम में आजकल, तो ये भी आप याद रखना। एग्जाम वॉरियर किताब किसकी किताब है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब है एग्जाम वॉरियर। क्लियर? तो इसकी थीम क्या थी योग दिवस की? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एड्स दिवस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो एड्स होता है, एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। एड्स का वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का जो HIV वायरस है ये T4 जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं हमारी, इनको डैमेज करता है। लिम्फोसाइट को डैमेज करेगा और लिम्फोसाइट जब खराब होती हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि एड्स का वायरस कौन सी सेल्स को डैमेज करता है? T4 लिम्फोसाइट को डैमेज करता है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो एड्स है, एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, एड्स का परीक्षण एलिजा कहलाता है। एलिजा परीक्षण ये किस रोग में किया जाता है? तो दोस्तों एलिजा परीक्षण होता है आपका एड्स में, ये भी आप याद रखिएगा। तो एड्स वायरस से होने वाला रोग है और एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए योयो टेस्ट क्या होता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये भी योयो टेस्ट क्या होता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए योयो टेस्ट क्या है, क्रिकेटरों की फिटनेस जांच करने के लिए योयो टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेटरों की फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो वो होता है योयो टेस्ट। क्लियर? अच्छा ये तो हो गया योयो टेस्ट। एक टेस्ट आपसे और आएगा एग्जाम में, वो है आपका बिडाल। बिडाल टेस्ट क्यों किया जाता है? दोस्तों बिडाल टेस्ट किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए। बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। दोस्तों एक आपसे पूछेगा डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? डोपिंग टेस्ट तो आपको याद रखना है, यदि कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है तो नशीली दवाओं के सेवन की जांच करने के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है। डोपिंग टेस्ट केवल एथलीट या खिलाड़ियों पर ही लागू होता है, ये भी आप याद रखना। और जब डोपिंग टेस्ट होगा तो आपके पेशाब के नमूने या आपके जो थूक है उसके नमूने लिए जाते हैं। तो खून के नमूने भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये है कि पेशाब और थूक के नमूने इसमें लिए जाते हैं। तो डोपिंग टेस्ट भी आप याद रखें। दोस्तों एक टेस्ट और याद रखिएगा और वो टेस्ट है आपका इशिहारा टेस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट इशिहारा टेस्ट। दोस्तों जब कभी आप CRPF के मेडिकल में जाएंगे तो आपकी आंखों में कलर विजन चेक किया जाएगा और उस टेस्ट का नाम होगा इशिहारा टेस्ट। तो कभी क्वेश्चन आए कि इशिहारा टेस्ट ये कौन से रोग से संबंधित है? तो ये कलर विजन। यदि आपकी आंखों में कलर विजन है तो आपको इशिहारा टेस्ट किया जाएगा। एक टेस्ट और बता देता हूँ दोस्तों, वो है आपका मोन्टू टेस्ट। मोन्टू टेस्ट ये भी बहुत आता है एग्जाम में। मोन्टू टेस्ट, तो मोन्टू टेस्ट ये टीबी के लिए किया जाता है। टीबी के लिए, किसके लिए? टीबी। यदि आपको टीबी हो जाएगी तो मोन्टू टेस्ट किया जाएगा। तो मैंने इतने सारे टेस्ट आपको बताए हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर दोस्तों? तो विश्व एड्स दिवस पूछा गया था, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, मतलब इसमें एक वाद्य यंत्र है आपका, पूछा गया है कि खोखली लोकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों लोकी जो होती है, खोखली लोकी, इससे जो बनता है उसको बोलते हैं बीन। बीन बनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बीन। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो राजस्थान में एक डांस होता है कालबेलिया, वो सपेरा जनजाति करती है। तो कालबेलिया डांस जो होता है ये बीन की धुन पर ही किया जाता है। ये भी आप याद रखना कि कालबेलिया डांस ये राजस्थान का डांस है,
इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो दोस्तों इसमें बीन बजाया जाता है और बीन को ही हम बोलते हैं पुंगी। पुंगी बजाई जाती है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बीन इसका सही जवाब है। कालबेली डांस जरूर याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर जो कब्जा किया था, वो कब्जा किया था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। और सन 1799 मतलब 1767 से लेकर 1799 तक 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है। अंग्रेजों और जो मैसूर साम्राज्य था उसके बीच 4 युद्ध हुए, ये भी आप याद रखिएगा। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आपने एक शहर पढ़ रहे होंगे अभी आप, ये आपका मैसूर। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका मैसूर में है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर। और मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय बना था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है दोस्तों प्लासी की लड़ाई सन 1757 को हुई थी। प्लासी की लड़ाई सन 1756 को हुई थी आपकी, मतलब सन 1764 को बक्सर की लड़ाई। तो सन 1764 बक्सर की लड़ाई और सन 1757 प्लासी की लड़ाई, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपके एग्जाम में आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखें। तो आपसे पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर राज कब किया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना इतने तक बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों से साथ दंडित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों यदि कोई शराबी व्यक्ति है और वो सार्वजनिक दुराचार करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी आप डाल सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, उसे 10 रुपये का चार्ज उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आए कि भारतीय दंड संहिता का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले, ये भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। और भारत में जो दंड संहिता थी ये कब लागू हुई है? 1860 में। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं, ये भी आप याद रखें। 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं, ये आप याद रखें, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे कहा जाता है माइग्रेशन, प्रवास कहा जाता है। अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको प्रवास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और क्या आपको पता है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, ये भी आप याद रखें, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा गया है कि डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं, कौन सी है? तो दोस्तों ताप्ती नदी के समांतर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी के समांतर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों ये कहाँ से होता है, क्या आपको पता है? तो ये मैकाल पर्वत है आपका, मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी में एक चोटी आपकी अमरकंटक। तो मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य से, ये भी आप याद रखना। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, क्लियर दोस्तों। और नर्मदा नदी जबलपुर में जब बहती है तो ये जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, दोस्तों ये विंध्य की श्रेणी है आपकी,
और ये आपकी सतपुड़ा की श्रेणी है। इनके बीच में जो नदी बहती है वो आपकी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये ब्लॉक माउंटेन का पार्ट भी बनाती है। नर्मदा नदी, इसे भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर ही है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और नर्मदा नदी पर एक बांध भी है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ना, ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में कृष्णा। अगर आपसे पूछे कि कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, महाराष्ट्र में सतारा जिले में जो महाबलेश्वर पठार है, तो महाबलेश्वर के पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। सतारा जिले की बात हो रही है महाराष्ट्र से, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र इसका नाम मतलब इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, यहाँ से बनती है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले आती है अरुणाचल प्रदेश में। कभी क्वेश्चन आए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में आएगी, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, ये भी आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ये इसका नाम क्या होता है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग, तो ये आप याद रखना। और तिब्बत में, जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका नाम होता है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। ठीक है दोस्तों। जब ये असम में जाएगी तो असम में एक द्वीप का निर्माण करेगी और वो है आपका माजुली द्वीप। तो ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना है। और साथ साथ आपको दोस्तों क्या चीज़ याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बनता है सुंदरबन में। तो सुंदरबन में डेल्टा बनाने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा कावेरी। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम ताल कावेरी से होता है और ताल कावेरी जो जगह है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में आती है आपकी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपकी कहाँ पर मिलेंगी, कर्नाटक में। तो ये आप याद रखिएगा कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कर्नाटक में। तो आप याद रखना कावेरी के बारे में। अच्छा दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की उस नदी का नाम बताओ जो पूरे साल बहती है, तो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें पूरे साल पानी रहता है वो है आपकी कावेरी नदी, सदा नीरा नदी है, आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, कन्फ्यूजन मत होना, मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। देखो कभी क्वेश्चन आए कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर अलग अलग होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा, और यहाँ पे एक शब्द देख लो ना की, अगर की शब्द लगाया गया है और आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया या दक्षिण की गंगा किसे कहा गया, जवाब होगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आए कि दक्षिणी गंगा, दोस्तों दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, दोनों मैंने क्लियरिटी आपको दे दी है, आपको याद रखने हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि ताप्ती के कौन से समांतर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। दोस्तों हमारे सौरमंडल के बाहर कौन सा ग्रह है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट जो होता है दोस्तों ये सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा न कर के किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सोप्लैनेट। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। हम अगर आपसे कहें कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं हमारे, तो सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे। ये आप याद में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। क्लियर। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना कि तारे जो होते हैं इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोस्तों तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ये भी आप याद रखना।
ठीक है। और तारे का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है और सूर्य के बाद आता है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी आप याद रखिएगा। और तारों में जो मतलब अधिकांश भाग है, तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन का बना होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि तारों का अधिकांश भाग जो होता है ये हाइड्रोजन का बना होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? दोस्तों विश्व बैंक ने भारत को किस उसमें रखा कैटेगरी में? सही जवाब होगा निम्न मध्य आय वर्ग, निम्न मध्य आय वर्ग, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखें। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे विश्व बैंक की। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी। विश्व बैंक का दूसरा नाम आईबीआरडी है। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। तो ये भी आप याद रखें, आईबीआरडी विश्व बैंक का दूसरा नाम होता है। तो 41 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों लॉन टेनिस में स्मैश होता है, स्मैश होता है, और कौन सा होता है? ड्यूस होता है, एस होता है। लेकिन यहाँ पे कौन शब्द नहीं होता? स्कूप नहीं होता। स्कूप्ड शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में नहीं किया जाता, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हॉकी में होता है, स्कूप शब्द हॉकी में होता है। दोस्तों मैं बात करूं लॉन टेनिस के बारे में, अगर कभी क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो लंदन में है ये। और जो टेनिस होता है ना दोस्तों, टेनिस में ड्यूस क्या होता है? दोस्तों जब खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो इसे ड्यूस कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि टेनिस में स्कोर 40-40 होना क्या कहलाता है? इसे ड्यूस कहा जाएगा, आप याद रखें। क्लियर दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में एक टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, ये अब रिटायर होने वाली हैं, आज या कल, शायद आज रिटायर ले लें या कल रिटायरमेंट ले लें। इनकी आत्मकथा आपसे पूछी जाती है, एस अगेन ऑड्स। तो अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए कि एस अगेन ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का नाम है, तो भारत की एक टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो सानिया मिर्जा। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, तो डेविस कप टेनिस के लिए खेला जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण के उद्धार और जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए निम्नलिखित किस विद्युत निगम ने जैव विविधता नीति अपनाई है? तो दोस्तों भारत की पहली जैव विविधता नीति बनाने वाली कंपनी बनी एनटीपीसी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एनटीपीसी जो है दोस्तों ये आपकी पहली कंपनी है जिसने जैव विविधता नीति को बनाया है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब होता है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप बताएंगे 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और भारत में जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट माना जाता है। जैव विविधता, क्या आपको पता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, वॉल्टर रोजेन ने दिया था, वॉल्टर रोजेन, ठीक है, वॉल्टर रोजेन ने जैव विविधता शब्द दिया था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आप मेरे स्टूडेंट तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था किस साल को? ये मुझे कमेंट में लिख के बताना, 2011 था, 2010 था, कौन सा साल था जिसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, इसमें क्या कहा गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 17 में लिखा गया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 ये वाक स्वतंत्रता की आवश्यकता, मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। भाषण की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 16 ये लोक नियोजन में अफसर की समानता के बारे में बात करता है।
लोक नियोजन में अफसर की समानता। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है संविधान। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का संविधान कितने टाइम में बना था, 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। और भारत में संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। भारत का संविधान अपने हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान की ओरिजिनल कॉपी लिखी है, ये आप याद रखना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और 16 अनुच्छेद लागू हुए थे इस दिन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को 2003 कन्वेंशन के लिए वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है? तो कौन सा देश बना है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत। भारत को चुना गया है, तो भारत बना इसका सदस्य है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया यूनेस्को। अगर आपके एग्जाम में आए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, आप याद रखना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ऑद्रे अजेलो यूनेस्को की चीफ है वर्तमान में, आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता। वर्तमान में जो राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में आसियान देशों का मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। और जकार्ता कौन से द्वीप पर है, जावा द्वीप पर, ये भी आप याद रखें। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया चलती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया चीन। चीन की 2 मुद्राएं हैं, एक रेनमिनबी और एक युआन। रेनमिनबी और युआन दोनों मुद्राएं आप याद रखिएगा, एक रेनमिनबी और एक युआन। और चीन में एक मरुस्थल है, तकला मकान मरुस्थल। चीन में तकला मकान मरुस्थल भी है, ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, ये आप बताइएगा। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। चीन की भाषा बहुत आती है एग्जाम में, तो आप याद रखें मंडारिन। चीन की भाषा क्या है, मंडारिन। चीन की भाषा को मंडारिन कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। और चीन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत और चीन की जो सीमा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन की रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन है आपका मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या में और एरिया में दोनों में। यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, बहुत आता है एग्जाम में। मालदीव की संसद का नाम मजलिस, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मालदीव की राजभाषा क्या है, ये बहुत आती है एग्जाम में। तो मालदीव की राजभाषा है आपकी दिवेही। मालदीव की राजभाषा दिवेही है, ये भी आप याद रखना, दिवेही। कन्फ्यूजन मत होना, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी लिख के आए दिवेही, तो इसको भी सही माना जाता है। मालदीव की राजभाषा दिवेही है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था यूनेस्को ने किसको बनाया सदस्य, वो बनाया था आपका भारत को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम आयोजित किया गया? दोस्तों अमेरिका और किसके बीच हुआ था, सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्लियर दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा आपकी वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन कहलाती है, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया में किस देश को द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा गया है, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, दोस्तों ये कहा जाता है आपका उत्तर कोरिया को। द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम उत्तर कोरिया का नाम है, आप याद रखें। इसकी मुद्रा बहुत आती है, वॉन। क्लियर दोस्तों, जापान लिखा गया ऑप्शन में। जापान का दूसरा नाम क्या है, निप्पन। जापान का दूसरा नाम है निप्पन, याद रखना। जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान की संसद का नाम, तो जापान की मुद्रा याद रखना येन है। जापान की संसद का नाम क्या है, डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की खुफिया एजेंसी का नाम नाइचो है। नाइचो खुफिया एजेंसी है जापान की, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो कौन से द्वीप पर है दोस्तों, टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये होन्शु द्वीप पर है, ये भी आप याद रखिएगा, होन्शु द्वीप। क्लियर। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ऑप्शन में कनाडा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया, दोस्तों भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से आया है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि संघ की अवधारणा
कनाडा से ली गई। भारत के संविधान में अवशिष्ट सूची जो ली गई है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है, ये भी आप याद रखें। और भारत ने जो जीएसटी मॉडल लिया वो भी कनाडा से लिया है। तो उल्ची फ्रीडम युद्धाभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है, 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच है? 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच है? कमेंट में अपना आंसर जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां होती हैं, इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों मतलब जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर सीढ़ियां जाने वाली सीढ़ियां होती हैं, पुरातात्विक स्थल पर पाई गई। तो दोस्तों ये सीढ़ियां कहाँ पाई गई हैं? तो ये पाई गई थी आपकी बुर्ज-होम में, ऑप्शन बी बुर्ज-होम में पाई गई हैं, आप याद रखिएगा। क्लियर, बुर्ज-होम कश्मीर के क्षेत्र में मिलेगा आपको ये, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बना? यह बना है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में बना है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या नई दिल्ली में कोई और भी संस्थान आपको याद रखना है? हाँ, एक याद रखना, भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये भी आपका है, आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, बहुत आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये भी आपका है, आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखें। और आपको क्या याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली में आपको याद रखना भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर आपका? नई दिल्ली में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखें। और सार्क देशों का विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सार्क विश्वविद्यालय जो है ये भी आपका नई दिल्ली में है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सार्क देशों का विश्वविद्यालय नई दिल्ली। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका गांधीनगर। भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत का पेरिस किसे कहा गया? तो भारत का पेरिस कहा जाता है आपका जयपुर को, भारत का पेरिस जयपुर को। क्लियर, अगर आपसे पूछे कि भोपाल भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। आपसे पूछा गया था जनजातीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, खुल्लम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों खुल्लम जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? सही जवाब होगा आपका 49 का सी, मिजोरम का डांस है खुल्लम, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का एक डांस हो रहा था आपका चेराम डांस, जिसे बेम्बू डांस भी कहा जाता है। तो चेराम कहाँ का डांस है? मिजोरम का। मिजोरम का एक त्योहार याद है, चपचारकुट मक्का की फसल पर होता है। चपचारकुट त्योहार कहाँ का है? मिजोरम का, याद रखिएगा दोस्तों, मिजोरम का त्योहार है चपचारकुट। मिजोरम की भाषा क्या? मिजोरम की भाषा मिजो, याद रखना। और मिजोरम में मॉलिंग नेशनल पार्क भी है। मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर आपका? मिजोरम में। मॉलिंग नेशनल पार्क मिजोरम में है, आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हरियाणा के 3 डांस याद रखिएगा। तो 3 डांस है आपके, लूर बहुत आता है एग्जाम में, फाग बहुत आता है ये भी एग्जाम में, स्वांग ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, स्वांग फाग लूर। और एक है आपका सिद्धि धमाल नहीं, वो है धमाल, केवल धमाल। तो धमाल कहाँ का? लोक नृत्य हरियाणा का। अभी हरियाणा में सूरजकुंड मेला भी लग रहा है, तो ये भी आप याद रखना कि सूरजकुंड मेला 1 माह तक लगता है हरियाणा में। क्लियर, यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के डांस मैं बता दूं आपको, पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडवानी डांस, पंडवानी है। पंथी बहुत आता है, पंथी कहाँ का डांस है? छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा कहाँ का डांस है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। और दंड नाचा, राउत नाचा। और सैला बहुत आता है एग्जाम में, सैला कहाँ का नृत्य है? तो सैला भी नृत्य छत्तीसगढ़ का, ये भी आप याद रखें। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। अच्छा यहाँ लिखा गया झारखंड का है आपका दुमकच, ये भी आप याद रखिएगा। दुमकच झारखंड में एक खान याद रखना, झरिया कोयले की खान है झारखंड में, ये भी आप याद रखना। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था, ये भी आप याद रखें। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेट्टी क्या है? दोस्तों बेट्टी जो होता है एक प्रकार का कर है, और बेट्टी जो कर है ये कहाँ लगता था? चोल काल में जो जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाने वाला कर था वो बेट्टी था, ये आप याद रखें। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय।
चोल वंश का संस्थापक क्या कौन था? विजयालय चोल वंश का फाउंडर माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन की संख्या 25 ही थी, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया, तो क्वेश्चन 50 मिनट आपका समय हो चुका है। उसके लिए सॉरी अगर आप समय ज़्यादा हुआ तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और आज से मैं बता दूं दोस्तों, एसएससी एमटीएस और डाटा एंट्री जो +2 आपका एग्जाम होना है 10+2, तो ये आप याद रखना। इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज शाम को आज से शुरू करनी है, जो मैंने रोक दी थी, मेरा गला खराब था इसकी वजह से। तो एसएससी एमटीएस और आपका 10+2 जो पेपर होने वाला है, इसके लिए जल्दी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी आज शाम से। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।